के ईडी का मामला कोलकाता सेशन कोर्ट में जो चल रहा है उस पर विचार विमर्श करेंगे, उस पर जो कुछ भी कार्रवाइयाँ चल रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे और ख़ास करके तमाम उन सभी निवेशकों के बारे में बातचीत करेंगे जो आज सहारा के कानूनी लड़ाई को एक तरफ नज़रअंदाज करके कुछ आंदोलनकारियों के कहने पर उनके साथ जाने का निर्णय लिए और उनको मदद कर रहे हैं। उस पर खास करके चर्चा करेंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या उचित है, क्या इस तरह से कार्रवाई करवा करके एनजीओ को आप लोग सपोर्ट करके सहारा के खिलाफ इस कानूनी लड़ाई को लिंगरिंग करा करके आप लोग भुगतान ले सकेंगे। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सहारा पिछले 15 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में आज तक सहारा को न तो दोषी पाया गया है और न ही आज तक सहारा को लिक्विडेट किया गया है। यानी कि सहारा की दिवालिया आज तक नहीं हुई है और न सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिवालियापन घोषित करने के लिए बाधित किया है या न सहारा ने अभी तक किया है। तो जो आज परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सहारा के मैनेजमेंटों को टारगेट जिस तरह से करके एनजीओ को प्रमोट करा करके भुगतान लेने की बात निवेशक गण कर रहे हैं, उनसे मैं खास करके आज एक ऐसा रोड मैप पर विचार करने के लिए इस लाइव को लेकर के आया हूं कि आप लोग इस पर विचार करें कि क्या आप सहारा के खिलाफ एनजीओ बना करके कुछ सहारा से निकाले गए लोग या निकले हुए लोग जो अवसरवादी लोग हैं उनका साथ देख करके क्या आप लोग ठीक कर रहे हैं। तो जो पिछले वर्षों से सहारा के प्रति सेबी या देश के जितने भी रेगुलेटर हैं कार्रवाइयाँ किए हैं, उसके बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें जिस तरह से एनजीओ के द्वारा सहारा को टारगेट किया गया है कि सहारा भुगतान नहीं करना चाहती है, सहारा भुगतान देना नहीं चाहती है, इसलिए एनजीओ बना करके लोगों से चंदा इकट्ठा करके सहारा के खिलाफ कार्रवाई करके और एनजीओ के द्वारा भुगतान करवाएंगे। तो ये क्या संभव है आने वाले दिनों में? क्या एनजीओ आपका भुगतान करवा सकते हैं? तो कल जो ईडी की सुनवाई हुई उस ईडी में जो आप जिस संस्था के द्वारा सहारा से भुगतान लेने के लिए कार्रवाई करवाए हैं उस संस्था को किसी भी तरह से सहारा के भुगतान को एनजीओ के द्वारा करवाने की जो अपील थी उस पर सहमति नहीं जताई और अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी एनजीओ को सहारा का भुगतान कराने के लिए परमिशन दिया जाए या उनको परमिट किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों पहले एक कंज्यूमर फोरम के जज के द्वारा एक फैसला पारित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सहारा का भुगतान सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस पोर्टल पर ही मिलेगा। तो आप लोगों को सीआरसीएस पोर्टल पर ही भुगतान लेने के लिए अप्लाई करना है, आवेदन करना है। तो मैं आप सभी निवेशकों से जो जिस एनजीओ के द्वारा, चाहे वो जन आंदोलन मोर्चा हो या विश्व भारती हो या कोई और हो, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी एनजीओ का सहारा के खिलाफ किसी भी फोरम में जाकर के भुगतान नहीं ले सकते।
कोई भी भुगतान नहीं करवा सकता। तो अब आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि क्या सहारा के खिलाफ आपको जाकर के भुगतान लेना है या सहारा के साथ बने रह करके, क्योंकि सहारा ने कभी यह नहीं कहा है कि हम भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि सहारा ने यह कभी भी नहीं कहा है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने के कारण ही आज सहारा भुगतान अपने ब्रांचों से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारा का सारा भुगतान करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से लेकर के सीआरसीएस पोर्टल को दे रखा है, सेबी को दे रखा है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि क्या सहारा लोगों का भुगतान नहीं करना चाहती है। अगर सहारा लोगों का भुगतान नहीं करना चाहती तो जो आज लिक्विडिटी के रूप में 32,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो क्यों पड़े हैं, कैसे पड़े हैं और किसके लिए पड़े हैं। समझने वाली बात यह है कि आज जो लोग आपका शुभचिंतक बनकर, आपके हितरक्षक बनकर सहारा के खिलाफ जा रहे हैं, वो कौन है, और जो वो बोल रहे हैं कि सहारा शुरू से ही गलत किया है, उस पर आपको चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि क्या सहारा ने सच में ऐसा किया है या क्या सहारा सच में ऐसा कर सकती है। क्या सहारा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कभी रहा है? बिल्कुल नहीं। जो आज सहारा के ऑफिसरों को टारगेट करके और भुगतान दिलाने की बात करता है, मैं तमाम निवेशकों से पूछना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी के ऑफिसरों का निजी संपत्ति से किसी का भुगतान क्या कोई भी ईडी या देश का रेगुलेटर करवा पाया है? अगर ऑफिसर सहारा के ऑफिसर या किसी भी कंपनी के ऑफिसर अगर दोषी हैं, तो क्या जो आपसे भुगतान देने के नाम पर, दिलाने के नाम पर चंदा वसूल करके और जो एनजीओ बना करके, जिसका स्ट्रक्चर ही, जिसका पाया ही सहारा के भुगतान दिलाने के लिए, आपसे चंदा वसूल करने के लिए बना हो, क्या वो दोषी नहीं है? अगर ओपी साहब दोषी हैं, सहारा के तमाम ऑफिसर्स दोषी हैं, सहारा के तमाम 5,000 फ्रेंचाइजी मैनेजर दोषी हैं, तो क्या नागेंद्र कुशवाहा दोषी नहीं है? तो क्या अशोक राम दोषी नहीं है? तो क्या अभय शुक्ला, जो कि पहले भी सहारा के निवेशक के साथ साथ सहारा का कर्जकर्ता भी रह चुका है, वो दोषी नहीं है? क्या ब्रेन ऑफ बिहार का शुभम कुमार, जो सहारा का कार्यकर्ता रह चुका है, वो दोषी नहीं है? अगर सहारा के ऑफिसर दोषी हैं तो ये सब के सब दोषी हैं। मैं भी दोषी हूं, सहारा के तमाम कार्यकर्ता दोषी हैं, सहारा के सारे लोग दोषी हैं। इसलिए ऐसा कह देना कि ऑफिसरों को जेल में डलवा करके हम भुगतान ले लेंगे, सहारा के फ्रेंचाइजी मैनेजरों को जेल में डलवा करके भुगतान ले लेंगे, सहारा के कार्यकर्ताओं को डरा धमका करके अपने साथ जोड़ करके भुगतान ले लेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। मैं तमाम निवेशकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सहारा पर भरोसा रखिए। पिछले 15 वर्षों से इतिहास गवाह है, सहारा सिर्फ और सिर्फ भुगतान देने के लिए और सहारा पर लगाए गए आरोप को झूठा साबित करने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए, हमारी जो सच्चाई है उसे पूरी दुनिया को बताने के लिए लड़ रही है। ये 2 टके के चंदाखोर आंदोलनकारी सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार, बिजनेस, धंधा कर रहे हैं और उसको समझने की जरूरत है। आप लोग उसको प्रमोट ना करें, सिर्फ और सिर्फ सहारा के ऊपर भरोसा रखें। जिस तरह से कल ईडी इस बात को खारिज कर दिया कि किसी भी प्राइवेट एनजीओ को सहारा का भुगतान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है और उसकी याचिका को खारिज कर दी गई है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी 1 वर्ष पहले
अभय शुक्ला के द्वारा जो आंदोलनकारी, जो सहारा का कार्यकर्ता रह चुका है जयचंद, इसने भी जनहित याचिका लगाई थी और उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को भी खारिज किया, रिट पिटीशन को भी खारिज किया, कंज्यूमर फोरम ने भी याचिका खारिज की और कल ईडी ने भी खारिज कर चुकी है। तो ये तमाम याचिका खारिज होने के बावजूद भी अगर कोई आंदोलनकारी जो कि सहारा के ही कार्यकर्ता हैं, आज आंदोलनकारी बने हुए हैं, वो सब के सब जयचंद हैं और एक अलग से व्यापार बना करके चंदाखोरी कर रहे हैं। क्या अब सभी निवेशकों को ये समझ नहीं लेना चाहिए कि जी नहीं, भुगतान सिर्फ और सिर्फ सहारा ही करेगा या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके हिसाब से ही होगा? तो मैं तमाम निवेशकों से खास करके गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों का जो सहारा का संघर्ष रहा है उस पर भरोसा कीजिए। बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 5, 6 और 7 लगातार 3 दिन सहारा की सुनवाई जनवरी महीने में होने जा रही है, जिसमें तमाम जितने भी सहारा की केस पेंडिंग है सब पर फैसला आने जा रहा है। साथ ही साथ सहारा का अडानी डील पर भी मुहर लगने जा रही है और यकीन मानिए सहारा न डूबा था, न डूबा है, न कभी डूबेगा। सहारा की देनदारियां जिस तरह से इन आंदोलनकारियों, ये चंदाखोरों के द्वारा बताया जाता है, यह 100% गलत बताया जाता है। सहारा 2021 दिसंबर तक भुगतान किया है और अगर उस भुगतान की राशि को आप समझ लेंगे तो सालाना 20 से 22 हजार करोड़ का भुगतान हुआ है, जिसमें 30 से 40% ही सिर्फ री इन्वेस्टमेंट है। जो डेटा बताया जाता है या जो लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया जाता है वो 100% गलत है। और खास करके इन चंदाखोरों, एनजीओ, आंदोलनकारियों के कहने पर तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनका व्यापार है। ये सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करके धंधा कर रहे हैं और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। कल की ईडी की रिपोर्ट को कोलकाता सेशन कोर्ट की साइट पर से आप अपलोड कर सकते हैं या किसी भी हमारे डेडिकेटेड सहारा के कार्यकर्ता से ले सकते हैं। उसमें स्पष्ट विश्व भारती जन सेवा संस्थान की याचिका को खारिज करते हुए कह दिया गया है कि इस तरह का आदेश कहीं भी किसी भी तरह से कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप सबको मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। भुगतान के लिए खास करके सहारा जिंदा है, जिंदा रहेगा और आने वाले दिनों में सहारा भुगतान करेगा। आपके घर पर आकर के भुगतान करेगा, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके भुगतान करेगा। यकीन मानिए, क्योंकि सहारा के पास देनदारी से कई गुना ज्यादा की संपत्ति है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो आज सहारा के ऑफिसरों को टारगेट करके कुछ आरोपों के द्वारा, कुछ आरोप, ऐसे आरोप जो निजी लगा करके उनको जेल में डलवाया गया है या डालने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है इन एनजीओ के द्वारा, इन आंदोलनकारियों के द्वारा, इन चंदाखोरों के द्वारा। उसको समझने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में जितने भी अधिकारी जेल में जा रहे हैं, क्योंकि एविडेंस तो कुछ भी नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं सहारा के सभी निवेशकों से कि क्या आपके पास ओपी श्रीवास्तव नाम का कोई रिसिप्ट है? क्या आपके पास सहारा के किसी ऑफिसर के नाम का सर्टिफिकेट है? अगर नहीं तो क्या ये ऑफिसरों को जेल में डालने से आपका भुगतान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ईडी का काम ईडी ने किया, कोर्ट अपना काम करेगी। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि कोर्ट जितने भी ऑफिसर हैं सबको बाइज्जत बरी करेंगे, सब के सब बरी हो जाएंगे, सबको जमानत मिलेगी और आपका भुगतान 100% सहारा में सुरक्षित है। सहारा सबको भुगतान करेगी। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एनजीओ को चंदा देना बंद कीजिए,
एनजीओ को प्रमोट करना बंद कीजिए, क्योंकि एनजीओ आपका भुगतान विलंब करवा रहा है, लिंगरिंग करवा रहा है। यकीन मानिए, अगर 2021 में एनजीओ चंदाखोरों और जयचंद सहारा में अगर नहीं पैदा हुए होते तो सहारा श्री ने जो कहा था कि 2021 में हम भुगतान शुरू कर देंगे, 100% भुगतान हो गया होता। लेकिन कुछ जयचंदों, चंदाखोरों, आंदोलनकारियों की वजह से आज भुगतान लंबित है। और हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर चुके हैं, यहां तक कि मुझे भी सुसाइड करने के लिए इन चंदाखोरों ने बहुत कोशिश करवाया कि इसको मानसिक प्रताड़ना दो, ये सुसाइड कर लेगा, रास्ते से हट जाएगा। मुझे रास्ते की किरकिरे को ये लोग हटाने की बहुत कोशिश किया। जैसे आज 10,000 लोग मारे गए, सुसाइड किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के परेशान करने, प्रताड़ना करने, दबाने, धमकाने, डराने की वजह से किया। लेकिन मुझ में वो शक्ति आई और मैंने ये ठाना कि मैं इन जयचंदों की वजह से सुसाइड नहीं करूंगा और इनका पर्दाफाश करूंगा, इनको जवाब दूंगा और इन लोगों को आज नहीं तो कल जेल में डलवाऊंगा। और यकीन मानिए, जिस तरह का ये आंदोलन चल रहा है, ये गैर कानूनी है, 100% आरबीआई और सेबी के खिलाफ चल रहा है। सेबी और आरबीआई इस देश के निवेशकों की रक्षा के लिए है, किसी भी एनजीओ का इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज सहारा के भुगतान को दिलाने के नाम पर एनजीओ लोग चंदा इकट्ठा करके भुगतान करवाने की बात करते हैं। आने वाले दिनों में इन पर 100% कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। ये सहारा के ऑफिसरों को क्या जेल में भिजवाएंगे? इनको पता चलेगा कि देश में कानून का राज चलता है। यहां पर किसी भी तरह का कोई शरिया का कानून नहीं है। संविधान से देश चलता है, संवैधानिक तौर तरीके से चलता है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि संवैधानिक तौर पर सहारा इन सारे आरोपों से बाहर निकलेगा और लोगों का भुगतान करेगा और आने वाले दिनों में इस देश का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सुरक्षित फाइनेंशियल डिवीजन बन करके दिखाएगा। इसी के साथ